नमस्कार। द डेजर्ट एक्सप्रेस के खास चुनावी रण में मैं मनीषा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत से रूबरू करवाने जा रही हूँ वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज मैं आपको मिलवा रही हूँ अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनावों के लिए दावेदारी करने वाले राष्ट्रीय कवि लोकेश चारण से। लोकेश चारण जो कि कवि शिरोमणि की मानद उपाधि से सम्मानित हो चुके हैं, राष्ट्र कवि हैं, एनएसयूआई से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस संगठन के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो आइए मिलते हैं लोकेश चारण से। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चुनावी रण में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डेजर्ट एक्सप्रेस और आपका जो ये प्रोग्राम चल रहा है चुनावी रन, मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देता हूँ। ये बहुत सक्सेसफुल है। अजमेर की जनता इसे बहुत प्यार कर रही है, अजमेर की जनता इसे देख रही है और अजमेर की जनता ये समझ रही है कि चुनाव में क्या चुनावी मुद्दे होने चाहिए और उनका समाधान क्या होना चाहिए। थैंक यू लोकेश जी। इंटरव्यू की शुरुआत में मैं आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत के बारे में जानना चाहूंगी। आपने कब से शुरुआत की और अब तक का सफर आपका कैसा रहा? जी, राजनीति में मैं शुरू से ही हूँ। हमारी पीढ़ियाँ कांग्रेस पार्टी में हैं। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी में 25 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं और मैं कांग्रेस पार्टी में मेरे पिताजी के थ्रू ही मैं कांग्रेस पार्टी में आया और 11वीं क्लास में एनएसयूआई ज्वाइन किया। उसके बाद में जब तक छात्र संघ में मैं रहा हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में, तब तक 3 वर्ष जब तक मैं रेगुलर पढ़ रहा था, मेरी बीएससी कर रहा था, उस समय मैंने एनएसयूआई के प्रत्याशियों को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई और उसके बाद में राष्ट्रीय लेवल के मंच मैंने सफल बनाए, प्रदेश स्तरीय मंच मैंने सफल बनाए। जनता में मेरी कविताओं से बहुत अभूतपूर्व काम हुआ। मेरी कविताएं मोदी जी तक पहुंची। किसान आंदोलन पर मेरी कविता ऐतिहासिक रही, जिसको मिलियंस में लोगों ने देखा। वो कविता मोदी जी तक पहुंची गई और उस कविता के सम्मान में स्वयं राहुल गांधी जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब खड़े होकर उन्होंने मुझे माला पहनाई। राहुल जी ने मुझे माला पहनाई और मेरा सम्मान किया और कांग्रेस पार्टी ने मुझे एआईसीसी प्रभारी के रूप में गुजरात जैसे स्टेट में बड़ी जिम्मेदारी देकर विधानसभा चुनाव में भेजा था और मुझे आणंद जिले की आंकला विधानसभा की जिम्मेदारी दी थी, जिसमें मैंने कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाई थी। देखिए, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, कवि शिरोमणि की उपाधि आपको मिल चुकी है, यानी आपका साहित्य से रुझान रहा है और अब आप सक्रिय राजनीति का भी हिस्सा हैं। तीनों अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, तो आप अपना प्रेरणा स्रोत किसको मानते हैं? मेरा प्रेरणा स्रोत राजनीति में देखा जाए तो मैं इंदिरा जी और राजीव जी और राहुल जी के परिवार से मैं बहुत प्रभावित हूँ। राहुल गांधी जी की जो उनका जो डेली लाइफस्टाइल है या फिर उनके परिवार का जो बलिदान है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। साहित्य में मैं मेरे पिताजी से बहुत प्रभावित हूँ और जो आपने मुझसे कहा कि बीएससी, तो मैं साइंस में मेरा इंटरेस्ट था, तो साइंस मैंने लेकर पढ़ाई करी, साइंस। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से जब आप दावेदारी करने जा रहे हैं तो आपके सामने महेंद्र सिंह रलावता, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ऐसे दिग्गज आपके सामने मौजूद हैं। कई आपकी पार्टी के दिग्गज कार्यकर्ता जो कि वर्षों से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे दिग्गजों के सामने, क्योंकि आप उम्र में उनसे काफी कम हैं, तो आपकी दावेदारी को आप कितना मजबूत मानते हैं? आपने सही कहा, मैं उम्र में बहुत कम हूँ, 25 वर्ष और 4 माह। यकीनन मैं राजस्थान में सबसे युवा दावेदार हूँ अभी। तो ये बड़े लोग हैं और युवा का अपना अधिकार है। 75% अजमेर की पॉपुलेशन, अजमेर नॉर्थ की पॉपुलेशन या अजमेर शहर की पॉपुलेशन 75% 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों की है और 76 वर्ष का व्यक्ति हमारे अजमेर उत्तर विधानसभा का विधायक है, यानी कि 56 वर्ष की उम्र में वो पहली बार विधायक बने। तो युवा किस प्रकार उनसे बात करे? तो मेरा इसीलिए कि जब युवाओं का शहर है तो युवा को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को युवा व्यक्ति को टिकट देकर इस बार युवा को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए। उससे देवनानी जी को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, जब आप बात कर रहे हैं देवनानी जी को मुंह की खानी पड़ेगी, देवनानी जी से निपटने की बात बाद में करेंगे, लेकिन जब आप दावेदारी कर रहे हैं तो आप ही की पार्टी के कई लोग जो हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक कहावत है, 100 अनाड़ 100 बीमार। जी। तो टिकट सिर्फ एक है, दावेदार काफी हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि टिकट की दावेदारी के लिए आपको भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है यदि आपको टिकट मिल गया तो? मैं इसमें, मुझे अगर टिकट देती है कांग्रेस पार्टी, तो मैं इसमें यह कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि भीतरघात नहीं होगा। फिर भी अगर किसी व्यक्ति को भीतरघात करना होता है तो किसी के मन को तो मैं पढ़ नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी का टिकट अगर किसी व्यक्ति को मिलता है, चाहे वो मुझे मिले या किसी और को मिले, तो वो कांग्रेस पार्टी का टिकट प्रत्येक
कार्यकर्ता का टिकट होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष का टिकट नहीं होता है, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, वो अजमेर नॉर्थ की जनता का टिकट होता है। तो इसमें अगर मैं ये कह सकता हूं, मैं मेरी तरफ से कांग्रेस पार्टी को या दूसरे प्रत्याशियों को ये आश्वासन नहीं, विश्वास दे सकता हूं कि अगर मुझे टिकट नहीं मिलके किसी और को टिकट मिलती है तो मेरे तन मन और धन से जितना मैं सहयोग कर सकता हूं, कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने में मैं अहम भूमिका निभाऊंगा, कांग्रेस पार्टी को जिताऊंगा। यह मेरा एकमात्र लक्ष्य रहेगा। मैं मेरी गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी के बलिदान को समझता हूं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समझता हूं, कांग्रेस पार्टी किसमें विश्वास करती है मैं वो समझता हूं। मुझे मालूम है कि कांग्रेस पार्टी अभी किस संकट में है, किन ताकतों से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। उन ताकतों से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को एकजुट होना पड़ेगा। ये भीतर घात की ये जो बातें होती हैं, इन सब बातों से ऊपर उठ के एक मंच पर आकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी कांग्रेस पार्टी अजमेर उत्तर विधानसभा में जीत सकती है, चाहे वो किसी को भी टिकट मिले। देखिए, अभी आपने बात की कांग्रेस काफी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन किसी भी संगठन को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले उसमें अंदरूनी एकता का होना जरूरी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रदेश स्तर पर फूट सामने आई अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में। अब करवा दी गई है सुलह और कह भी रहे हैं चुनाव तक चल जाएगी, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विवादित बयान दे देते हैं। चलिए, ये प्रदेश स्तर की बात थी, बड़े नेता थे। अगर आपके लोकल नेताओं में भी देखा जाए तो एक दूसरे पर कोर्ट केस हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो फूट है ये एकता को तो रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो ये जो फूट है ये कांग्रेस को नुकसान दिला सकती है चुनावों में? जी बिल्कुल, ये कांग्रेस पार्टी को नुकसान दे सकता है। जो लोकल आपने बात करी, प्रदेश लेवल पे हमारी पार्टी में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। पूरा प्रदेश नेतृत्व एक है, राष्ट्रीय नेतृत्व एक है, हमारा अजमेर भी एक है। लेकिन अजमेर में कार्यकर्ताओं में कभी किसी बात को लेकर या कोई अपशब्द को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा, लेकिन ये हमें बंद करना पड़ेगा। अगर हम लोग चुनाव मैदान में लड़ना चाहते हैं, मैं प्रत्येक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करता हूं कि अभी के जो विजुअल्स आए पिछली कुछ मीटिंग्स के, वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। प्रत्येक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अभी अपील कर रहा हूं आपके चैनल से कि प्रत्येक व्यक्ति को यह सब बंद कर देना चाहिए, चाहे किसी व्यक्ति को टिकट मिले। इस बार कांग्रेस पार्टी का अजमेर में परचम लहराने वाला है। हमारी कोई छोटी मोटी गलती से ऐसा नहीं हो कि हम कांग्रेस पार्टी को नहीं जिता पाए, तो हमारा एकजुट होना बहुत जरूरी है। चाहे टिकट किसी भी व्यक्ति को मिले, हमें यह सब बंद करना पड़ेगा। आज ये सवाल उठकर इसीलिए आया है, आज मैं यहां बैठा हुआ हूं, आज मैडम मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं, तो वो इसीलिए पूछ रही हैं क्योंकि हम लोग आज शायद इस चीज में नाकाम हो रहे हैं। तो प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता से अपील है कि इसको सुधारा जाए, और अगली बार जब मैडम ये सवाल करें तो मैडम ये सवाल नहीं करें, मैडम ये सवाल करें कि आपकी कांग्रेस पार्टी की जो एकता है, उस एकता को देखते हुए लग रहा है कि 20 साल में पहली बार कांग्रेस पार्टी अजमेर जिले में अपना परचम लहराने जा रही है। देखिए, 20 साल से विधायक पद पर वासुदेव देवनानी काबिज हैं। 20 साल का जो समय है वो कम नहीं होता है। 2 बार वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो सिर्फ अभी पहले मैं एक शिक्षा मंत्री के तौर पर बात कर रही हूँ कि शिक्षा मंत्री के तौर पर आपको लगता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां जो थी वो अच्छे से निभाई, या उनके सामने जो भी चैलेंजेस आए थे उनको पूरा करने में वो सक्षम रहे? कभी नहीं। देवनानी जी ने अपनी कोई जिम्मेदारी आज तक ठीक से नहीं निभाई है। वो जब शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने 3000 स्कूलें उन्होंने बंद करी। 3000 स्कूलों से युवाओं को पढ़ने का मौका नहीं मिला, बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिला, रोजगार में कमी आई। ये काम हमारे देवनानी जी और वसुंधरा राजे जी ने किया था। और किस लिए किया था? ताकि यहां पर प्राइवेट स्कूलों को महत्व दे सके, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे सके। प्राइवेटाइजेशन में ये लोग अपना यकीन रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन पर ये लोग शासन करते हैं, उनकी नीतियों पर ये लोग शासन करते हैं। तो इन्होंने जो काम किया वो काम कांग्रेस पार्टी ने सुधारा। आज वो जो स्कूलें वापस खुली है वो कांग्रेस पार्टी ने खोली है। गोविंद सिंह डोटासरा साहब ने, बीडी कल्ला साहब ने, अशोक गहलोत साहब ने वो स्कूलें खोली है। तो कैसे, जो ये शिक्षा के दुश्मन है ये लोग, ये कहते हैं जिस स्कूल में 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, उस स्कूल को बंद कर दो। क्या वो बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे? अगर किसी व्यक्ति को अपने स्कूल पहुंचने में 4 किलोमीटर लगता हो जाने में, उसके पास भाड़ा नहीं हो, तो वो बच्चा किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करेगा? क्या सब लोग अंबानी और अड्डानी है क्या इस देश में? इसलिए इस देश में जो गरीबी का आप देख सकते हैं कि इस बार जो ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक आया है, तो आप उस देश में स्कूलें बंद कर रहे थे जब आप शिक्षा मंत्री थे। तो इससे निकृष्टता का काम कोई कर नहीं सकता जो देवनानी जी ने शिक्षा मंत्री होते हुए किया था, और यह कलंक आजीवन उनके राजनीतिक करियर पर लगा रहेगा। अब अगर मैं विधायक के तौर पर बात करूं तो वासुदेव देवनानी का
जो विधायक का कार्यकाल रहा है 20 साल का, क्योंकि देखिए अगर आप उसे नाकाम कहते हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 20 साल के विधायक के कार्यकाल में 2 बार ऐसा भी हुआ है कि जब प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व था तो इनको विधायक के तौर पर काम नहीं करने दिया गया। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? दूसरी चीज़, अगर ऐसा था तो कांग्रेस को पहले प्रदेश को रखना चाहिए था, तो आप मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं देवनानी की भी इच्छा शक्ति में कमी रही होगी? देवनानी जी काम करना चाहते नहीं हैं, देवनानी जी को काम करना आता नहीं है। मैं आपको कहता हूं, देवनानी जी किसी भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो विपक्ष को पहले सुनता है कि अरे कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी सरकार की कुछ बुराई हो जाए। मेरी सरकार का प्रत्येक मुख्यमंत्री इस बात से डरता है। अशोक गहलोत साहब तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये अनीता बघेल जी और देवनानी जी ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनमें कोई सत्यता नहीं है। आप विधायक हो, आपने अपने विधायक फंड से कितना काम करवा दिया? आज सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। 10-10 करोड़ रुपए विधायक कोष में दिए सड़कों के लिए अलग से। क्या वो सड़कें अभी मार्च में खत्म होने वाला है? ये तो इनका टेन्योर ही खत्म हो जाएगा पहले ही। लेकिन आप मुझे ये बता दो कि आप 10 करोड़ की जो सड़कें स्वीकृत कराई आपने बनवा दी क्या? अभी तक कितनी सड़कें आपने बनवाई? अजमेर शहर पूरा टूटा हुआ है। वो तो आपके हाथ में है, वो काम तो करवाओ। आपका जो विधायक कोष है वो विधायक कोष तो लगवाओ, वो काम तो आप कर सकते हो। चलिए आपकी सरकार में नहीं चलती है, अगर आपकी सरकार में नहीं चलती, आप कहते हैं सरकार में नहीं चलती है, तो सुरेश टाक जी निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने इतने काम कैसे करवाए किशनगढ़ में? प्रत्येक व्यक्ति, अनीता बघेल जी को अभी उन्होंने अशोक गहलोत साहब से उन्होंने जो मांगा, अशोक गहलोत साहब ने दिया उनको। ये मांगो तो सही। अशोक गहलोत साहब तो ये कह रहा है आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, आप मांगो तो सही। आपको तो शर्म आती है, आप तो सोचते अरे अजमेर के लिए मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री से कैसे मांग लूं? अरे क्यों नहीं मांग सकते? आज हमारी महापौर बीजेपी की हैं, तो क्या हम क्या जनता के अधिकार नहीं उठाएंगे उनसे कि नहीं नहीं बीजेपी की महापौर है, हम कांग्रेस के मनोनीत पार्षद है, तो हम उनसे कैसे कहें? हम उनसे कहते हैं, हमारी जो जायज मांग होती है हम उनसे करते हैं कि मैडम ये करवाइए आप, ये बहुत जरूरी काम है। अगर होता है तो इच्छा शक्ति, वो भी इच्छा शक्ति दिखाती हैं, कभी कभी वो भी हमें भी सामान्य फंड देती हैं। तो ये सारी चीजें बेवकूफ बनाने की बात है। इनका कार्यकाल बिल्कुल फेल हो चुका है, जनता में इनका विश्वास खो चुका है। जनता इसको, देवनानी जी को इस बार पता है कि मैं नहीं जीतने वाला हूं, तो किसी प्रकार से बहाने बना के, कोई जनता को चुंगल में फंसा के, कोई ऐसा बहाना बनाकर मैं जनता से भाग जाऊं और जनता मुझे माफ कर दे कि हाँ जनता माफ नहीं करेगी। 20 साल का जो नासूर आपने इस अजमेर को दिया है, ये अजमेर आपको इस बार नहीं छोड़ेगा। देखिए, पुरानी कहावत है, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और देवनानी जो विधायक हैं, 20 साल से एक ही क्षेत्र पर अपना कब्जा रखना, विधायक की पोस्ट पर बने रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कुछ ना कुछ खूबियां तो उनकी भी रही होंगी कि 20 साल से वो इस पद पर काबिज हैं। तो आपको क्या लगता है? और अभी जैसे निर्दलीय पार्षद हैं कुंदन वैष्णव, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं है जो देवनानी को टक्कर दे सके। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो? क्योंकि 20 साल का कार्यकाल कोई छोटा कार्यकाल नहीं है। 20 साल से कोई इंसान अगर विधायक के पद पर काबिज है तो इसका मतलब ये माना जा सकता है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी काबिलियत रही होगी कि 20 साल से विधायक है वो। 20 साल से विधायक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन बीजेपी किस प्रकार से चुनाव जीतती है ये प्रत्येक देश का नागरिक जानता है। या तो धार्मिक उन्माद फैला दो, या फिर जातिवाद कर दो, या फिर जनता में ऐसी भ्रांतियां फैला दो कि व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। पिछली बार पुष्कर विधानसभा में क्या हुआ? तो तुष्टीकरण का आरोप तो कांग्रेस पर भी लगता है ना। तुष्टीकरण का आरोप, आप धार्मिक उन्माद की बात कर रहे हैं तो तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर भी लगता है कि धर्म विशेष को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है। हिंदुओं के अगर त्योहार वगैरह आएंगे तो उन पर धारा 144 लगा दी जाती है, उन्हें अपने धार्मिक आयोजन करने पर रोक लगा दी जाती है। कांग्रेस पर भी आरोप लगता है। कांग्रेस पार्टी शांति चाहती है, ये सब बेबुनियाद आरोप होते हैं। जो आदमी काम करता है वैसा, कांग्रेस पार्टी के राहुल जी ने तो यह बयान नहीं दिया था कि इन लोगों को आप कपड़े से पहचानिए। कांग्रेस पार्टी के राहुल जी का बयान नहीं था ये किसका बयान था? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। शीर्ष नेतृत्व बीजेपी ने यह कहा कि इनको कपड़ों से पहचानिए। कांग्रेस पार्टी के राहुल जी ने तो यह नहीं कहा कि आप मुसलमानों की दुकान से सामान मत खरीदिए। ये भ्रांतियां कौन फैला रहा है? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कौन भेज रहा है? ये अमित मालवीय, राजेश पायलट जी के बारे में भी इसने ट्वीट किया था। इसी प्रकार से झूठे ट्वीट करते हैं। इनके ट्वीट पे लिखा था मैनिपुलेटेड ट्वीट, ये ट्वीट लिखता है, खुद ट्विटर लिखता है इनके लिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। तुष्टीकरण का आरोप करो खुद,
और लांछन लगा दो पार्टी पे। और कांग्रेस पार्टी तो सूर्य है, उस पर आप जितना आप उस पर अंधेरा फेंकोगे उतना ही प्रकाश वो फैलाती जाएगी। और कांग्रेस पार्टी को ना ये लोग कभी खत्म कर पाए थे ना कभी कर पाएंगे। 20 साल में ये जनता समझ गई है, अजमेर की प्रत्येक जनता ये समझ गई है, बोले ये निकम्मे हैं, ये कमीशनखोर हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, कानून में इनका कोई विश्वास नहीं है, नशे में प्रत्येक व्यक्ति लिप्त हो रहा है, शिक्षा के प्रति और रोजगार के प्रति इनका कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। इनकी सिर्फ एक महत्वाकांक्षा है कि जब चुनाव आए तब उठावनाओं में जाओ, जब चुनाव आए तो दाग में जाओ, ये काम करो और 4 साल तक अपनी बढ़िया मलाई चाटो, उसके बाद में वापस चुनाव आ जाए जब जनता को बेवकूफ बना के कोई बहाना बना के चुनाव जीत लो। ये इनका कार्य 20 साल से चल रहा है, इस वजह से ये चुनाव जीत रहे हैं। इस बार जनता समझ गई है। इस बार के नतीजों के बाद में अपन एक इंटरव्यू और करेंगे। देखिए, आप युवा हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं और एक पॉजिटिव विजन भी रखते हैं आप विकास को लेकर के। इस वक्त मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही हूँ। इस वक्त अगर देखा जाए तो अजमेर उत्तर विधानसभा से कई ऐसे लोग दावेदारी कर रहे हैं जो ना सिर्फ शिक्षाविद हैं, अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छा खासा नाम रखते हैं, सबका अपना अपना क्लियर विजन है कि वो अजमेर के लिए क्या करना चाहते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ अजमेर में ज्ञान सारस्वत की, जो कि 3 बार पार्षद रह चुके हैं और तीनों बार पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज से जीते हैं। इस बार वो भी अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं। उनका अगर टिकट बीजेपी से कंफर्म हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज वो निर्दलीय भी दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दावेदारी करते हैं, क्योंकि उनकी छवि एक ईमानदार सशक्त जनप्रतिनिधि के तौर पर है, साफ सुथरी छवि के नेता हैं वो, और जनता के बीच में जनता के साथ रहने वाले नेता हैं, तो आपको लगता है कि यदि अगर वो निर्दलीय के तौर पर, क्योंकि जनता में हमने भी कई लोगों के साथ बातचीत की है, तो लोगों का ये मानना है कि अगर ज्ञान सारस्वत चुनावी मैदान में उतरते हैं, चाहे वो बीजेपी से उतरें या फिर निर्दलीय के तौर पर दावेदारी करें, अगर वो निर्दलीय के तौर पर दावेदारी करते हैं तो दोनों ही पार्टियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ जाएगा। देखिए, ज्ञानचंद सारस्वत जी बहुत अच्छे इंसान हैं, ज़रूर बीजेपी के हैं, लेकिन वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं और उनका काम भी अच्छा है। जिस प्रकार से सेंट्रल में एक व्यक्ति का काम अच्छा है वो नितिन गडकरी जी, उसी प्रकार अजमेर में अगर किसी एक व्यक्ति का काम अच्छा है तो वो है हमारे ज्ञानचंद सारस्वत जी। आप सोचिए, ज्ञानचंद सारस्वत जी को यहां से दावेदारी करने की क्यों जरूरत पड़ी? वो इसलिए दावेदारी कर रहे हैं क्योंकि जो देवनानी जी की जो कार्यशैली है वो उससे त्रस्त हैं। उनको बहुत बड़ा आघात है उस व्यक्ति से, देवनानी से, जब तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर देवनानी जी इतने अच्छे होते, ये अगर वाकई में राम राज्य की बात करते हैं ये लोग और देते हैं रावण राज्य, तो ये जो देवनानी जी का जो रावण राज्य है उसके खिलाफ में खुलकर ज्ञानचंद सारस्वत जी आए। और इनके बागी कुंदन वैष्णव जी, जिनको टिकट नहीं दिया देवनानी जी ने, वो उनकी बीजेपी की उन्होंने बगावत करी और उसके बाद में वो अभी चुनाव मैदान में है निर्दलीय तौर पे। तो ये क्या है? ये दिखा रहा है बीजेपी में कितनी फूट है। ये बीजेपी की कोई एकता का प्रमाण नहीं है, ये बीजेपी की फूट का प्रमाण है। फूट यहाँ वाकई में देखी जाए तो बीजेपी में है, बीजेपी में फूट है। अजमेर तो पूरा एकजुट है। हमारे कार्यकर्ताओं में जो लड़ाइयां हुई वो जरूर वो विजुअल्स थे, हम उनको ठीक करेंगे, हमारी पार्टी उसे ठीक कर लेगी। और हमारी पार्टी से कोई व्यक्ति निर्दलीय दावेदारी नहीं करता है। आप देखिएगा, आप किसी से भी, आप जो भी दावेदार हैं उनसे आप जब साक्षात्कार करेंगे तो आप पूछिएगा उनसे कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, वो आपको मना कर देंगे, स्पष्ट बोला नहीं, निर्दलीय हम चुनाव नहीं लड़ते, हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी जिसको टिकट देगी। ये लोग निर्दलीय दावेदारी कर रहे हैं तो सोचने की बात है कि फूट बीजेपी में है या कांग्रेस में है। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और इस बार अजमेर उत्तर में कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी। आप एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस से अभी तक किसी ने बागी के तौर पर चुनाव नहीं लड़ा है, बीजेपी में कमियां हैं, लेकिन आप इस बात से भी तो इनकार नहीं कर सकते कि अगर किसी को भी टिकट मिला तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, जैसे घर का बेदी लंका डाय, रावण के राज में विभीषण की भूमिका थी, वैसे ही कांग्रेस के अंदर भी हो सकती है। जिसको टिकट मिल गया उसके प्रतिद्वंदी कांग्रेस में भी मौजूद हैं, हराने की कोशिशें यहाँ से भी की जाएंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बब्बर शेर होता है और कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ा जाता है। जिस भी व्यक्ति को टिकट मिलेगी वो कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ेगा। कार्यकर्ता उसको बनाने वाले होते हैं और कार्यकर्ता ही बनाते हैं। जिस व्यक्ति से कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं वो व्यक्ति कांग्रेस को एकजुट रख सकता है। जिस व्यक्ति के पास कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस पूरी पार्टी को एकजुट रख सकता है। जो अपने कार्यकर्ता को एकजुट रख सकता है वो पूरी पार्टी को एकजुट रख सकता है। तो कार्यकर्ताओं का चुनाव है और टिकट का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी जिसे टिकट देगी पूरी कांग्रेस पार्टी उसे तन मन धन से जिताने में लगेगी और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा।
कांग्रेस में एकजुटता है, कांग्रेस आउटसाइडर के मुद्दे पर भी बटी हुई है। धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जी आरटीडीसी चेयरमैन हैं, आउटसाइडर बताया जा रहा है कि आउटसाइडर हैं, और अगर प्रायोरिटी वैसे देखा भी जाए तो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। उससे अजमेर के कई लोकल कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं। उनका मानना ये है कि आप एक आउटसाइडर को चुनावों में भी टिकट देने के मामले में एक आउटसाइडर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन जो अजमेर का लोकल कार्यकर्ता है आप उसको प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। तो ये आउटसाइडर का मुद्दा तो खुद कांग्रेस में उठा हुआ है, तो एकजुटता कैसे हुई? नहीं, धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ जो हैं वो आउटसाइडर नहीं है। ये दुष्प्रचार बीजेपी ने किया है, और अगर कोई कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति, अगर ये बात आप कह रही हैं, मुझे नहीं पता किसने कहा किसने नहीं कहा, अगर किसी कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि धर्मेंद्र जी राठौड़ जो है वो आउटसाइडर हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। वो नांद के रहने वाले अजमेर जिले के हैं। देखिए, ये बात कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मैं सुनकर आई हूँ। महेंद्र सिंह रलावता जी जो हैं उन्होंने खुद कहा है कि धर्मेंद्र जी आउटसाइडर हैं, परदेसी हैं, परदेसियों से क्या आँखियाँ मिलाना। अगर विधायक बन गए तो 5 साल रह जाएंगे, और नहीं बने तो चले जाएंगे जहाँ से आए वहीं। देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत और निजी राय है। मैं जितना जानता हूँ, मुझे जितनी जानकारी है, वो नांद के रहने वाले हैं, नांद के हैं। मैं भी टिकट मांग रहा हूँ उनके सामने, वो भी अपना टिकट मांग रहे हैं। तो इसमें दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। प्रचार हमेशा सदप्रचार करना चाहिए। ठीक है, दुष्प्रचार अपन को कभी नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि लोकल फॉर वोकल होना चाहिए। ठीक है, लोकल को टिकट मिलनी चाहिए, लोकल को टिकट मिलनी चाहिए। लोकल से क्या होता है, वो व्यक्ति अपनी जानकारी रखता है, प्रत्येक व्यक्ति को जानता है, यहाँ के लोकल इश्यूज वो उठा सकता है, और उन इश्यूज का समाधान क्या है वो समाधान कर सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि यहाँ पर जितने दावेदार हैं सबके अपने चुनावी मुद्दे हैं। निर्दलीय के तौर पर दावेदारी करने वाले डॉक्टर अजय शर्मा हैं, उनका कहना है कि अजमेर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलना चाहिए, जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, तभी अजमेर का विकास संभव है। नीरज जैन साहब जो हमारे डिप्टी मेयर हैं, अगर उनकी बात करें तो उनका कहना है कि अजमेर को मैं एक इंडस्ट्रियल हब, एजुकेशनल हब बनाना चाहता हूँ। तो सबका अपना कुछ ना कुछ ड्रीम है अजमेर के लिए। मैं ये नहीं कहती कि अजमेर के अंदर सारे ही 420 होंगे। हर नेता जो चुनाव के अंदर दावेदारी कर रहा है वो अजमेर को लेकर अपना एक खास विजन रखता है, एक खास ड्रीम रखता है। तो आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम ये है, अजमेर में जो पानी की समस्या हो रही है, अजमेर में जो पानी की समस्या हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति को, किसी को 4 दिन में पानी मिलता है, किसी को 10 दिन में पानी मिलता है। पहला समाधान अगर कुछ होगा, अगर मुझे विधायक चुनती अजमेर की जनता, तो पहला समाधान ये होगा, प्रत्येक घर तक समय से पानी पहुंचाना। उस व्यक्ति को यह नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे पानी किसी से मांगना है, पड़ोसी से, या फिर टैंकर मंगाना है। इस समस्या से निजात दिलाना अपना सबसे बड़ा काम है। देवनानी जी मंत्री थे, बघेल जी मंत्री थी, मंत्री रहते हुए इन लोगों के राज में हमारा बिसलपुर जयपुर गया, हमारा टाटा पावर, ये जो हमारा जो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, सरकारी बिजली जो है, ये टाटा पावर के पास क्यों गई? क्योंकि यहां पर निकम्मे और निकृष्ट मंत्री थे, जिनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने मुख्यमंत्री के सामने अपनी जुबान खोल सके और ये कह सके कि यह अजमेर का पहला अधिकार है। अगर ये उस समय कहते तो आज अजमेर इससे त्रस्त नहीं होता। इसके बाद अगर मुझे कुछ करना है तो मैं दूसरा काम करूंगा। यहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे रिज्जू झुनझुनवाला साहब, अभी उन्होंने किन्हीं कारणों से पार्टी छोड़ी है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं की, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, वो तटस्थ है, वो किसी पार्टी में नहीं है, वो अभी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। नीरज जैन जी तो बात करते हैं कि मैं खोलूंगा फैक्ट्री, तो मैं बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं वचन देता हूं। बात नहीं कर रहे हैं लोकेश जी, खोलने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अजमेर के अंदर पूरे प्रयास करूंगा कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योगपति हैं, उनको अजमेर में आमंत्रित कर सकूं। कि देखिए, राजस्थान के अंदर रिसर्जेंट राजस्थान समिट चलती है, उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि राजस्थान के अंदर रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए जितने भी एनआरआई हैं जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं, उन उद्योगपतियों को अजमेर में या फिर राजस्थान के विभिन्न जिलों के अंदर आमंत्रित किया जाए, ताकि यहाँ रोजगार बढ़ सके। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कैसे प्रयास क्या होंगे, क्योंकि अशिक्षा ले लीजिए, नशा ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, ये अजमेर के कुछ ऐसे मुद्दे हैं। आप बिजली, पानी, सड़क को, ये तो मुद्दे हैं जो बहुत पुराने वर्षों से चले आ रहे हैं, लेकिन इनके अलावा भी अगर देखा जाए तो ये मुद्दे ऐसे हैं कि एक तरह से कह लीजिए कांटा चुभता हुआ। देखिए, अजमेर में उद्योग स्थापित करने के लिए अगर कोई सक्षम नेतृत्व था तो वो रिज्जू झुनझुनवाला जी थे। या अगर रिज्जू झुनझुनवाला जी को अगर चुनते लोकसभा सांसद, तो शायद अभी तक यहाँ इंडस्ट्री खुल चुकी होती। यहाँ पर किसी व्यक्ति को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता। आज यहाँ अजमेर का युवा नशे की लत में नहीं पड़ा होता। आज अजमेर
हिंदुस्तान में दूसरे स्थान पर नहीं आता नशे में अगर रिजू झुनझुनवाला जी को यहां चुन लिया जाता। नहीं चुना, लेकिन मेरे उनसे संबंध है। अगर मुझे विधायक चुनती है जनता, तो मैं जनता से वचन करता हूं, ये जनता को वचन देता हूं कि अजमेर में रोजगार भी होंगे, अजमेर में इंडस्ट्री भी होगी और अजमेर में ऐसे ऐतिहासिक कार्य होंगे जो आज तक कभी किसी ने नहीं किए होंगे। ये मेरा अजमेर की जनता को वचन है। मतलब आपकी कोशिश रहेगी कि रिजू झुनझुनवाला वापस अजमेर आए और कांग्रेस ज्वाइन करें? नहीं, वो कांग्रेस ज्वाइन करें नहीं करें वो उनका इशू है, मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध है। मैं उनसे जो कहूंगा वो मैं उनसे यहाँ अजमेर में विधायक बनने के बाद मैं उनसे करवा सकता हूं। और अभी भी कहीं आन पड़ी, चाहे विधायक बने चाहे नहीं बने, उनसे रिलेटेड अगर कोई भी काम होता है तो मैं करने को तैयार हूं। उनसे कोई भी काम अगर करवाना, क्योंकि मैंने उनकी मदद करी लोकसभा चुनाव में, तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी अजमेर की जनता को, जब मैं अगर यहाँ का प्रतिनिधि बनता हूं, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे उन पर उतना विश्वास है कि वो व्यक्ति जरूर इस अजमेर शहर की मदद करेगा, क्योंकि वो अजमेर से बहुत मोहब्बत करते हैं। देखिए, आपने पेयजल समस्या की भी बात कर ली, रोजगार पर भी बात कर ली। अब मैं एक जो ग्राउंड लेवल की समस्या है उसकी बात करती हूँ, जल भराव की समस्या। अजमेर उत्तर में देख लीजिए, दक्षिण में देख लीजिए, और ये सबसे बड़ी समस्या है जिससे आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और जब जल भराव की समस्या सामने आती है तो हाई प्रोफाइल सोसाइटी को हम एक तरफ रख दें, लेकिन जो मध्यम आय वर्ग है और निम्न आय वर्ग है वो सबसे ज़्यादा इसका दंश झेलता है। लोगों के घरों से कपड़े, बिस्तर, बर्तन भांडे सब बहने लग जाते हैं। तो इस समस्या के समाधान के लिए जो शहर के कई विद्वान हैं वो प्रशासन को कई बार सुझाव भी दे चुके हैं, लेकिन हमारा प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोता रहता है। नहीं उस पर ध्यान दिया गया, गंभीरता से नहीं लिया गया। तो आपकी क्या प्रयास रहेंगे इस समस्या को सुलझाने के लिए? क्योंकि अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो पूरी तरह से तबाह है। अजमेर का ड्रेनेज सिस्टम अगर किसी ने खराब किया तो वो भागीरथ चौधरी जी, देवनानी जी, बधेल जी और हमारी मेयर साहिबा ने किया है। ये अजमेर को नासूर दिया है, ये अजमेर को गैंग्रीन दिया है। ये इस बारिश की पीड़ा नहीं है, ये पूरी पीड़ा प्रत्येक वर्ष की पीड़ा इन्होंने कर दी। अगर परिवर्तन होता है अजमेर में तो इस गैंग्रीन का कोई समाधान हो सकता है, वरना इन लोगों ने तो इतनी कमीशन खोरी कर ली इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है, इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने पूरे अजमेर को बर्बाद कर दिया। अजमेर के लोग ड्रेनेज सिस्टम की अपन बात कर रहे हैं बैठ के, वो विधायक क्या ड्रेनेज सिस्टम ठीक करेगा जिसके घर के बाहर का ड्रेनेज ठीक नहीं हो? उस देवनानी जी के खुद के घर के बाहर बारिश आती है, पानी भर जाता है, वो पानी नहीं निकलता घंटों। वो क्या अजमेर शहर का उत्तर का पानी निकालेंगे? वो जिस रोड से गुजर के कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं या किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, वो रोड टूटी हुई है। उस विधायक को वो क्षेत्र नहीं दिख रहा है क्या? उस विधायक को अपना क्षेत्र, ठीक है मानते हैं यार आप बहुत बिजी हो, आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, आप बहुत बड़े नेता हो, आप अभी राज्यपाल की दौड़ में हो सकता है मुख्यमंत्री की दौड़ में हो, आपके बड़े सपने हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आपके इतने बड़े सपने हैं, तो आपके जो सपने हैं उन सपनों पे थोड़ा ध्यान देते हुए ये तो सोचिए, आप जिस रोड से गुजरते हो वो रोड तो आप रोज देखते हो, वो रोड तो टूटी हुई है। आपने 20 सालों में क्या दिया अपने क्षेत्र को? अब आपके वार्ड के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, अजमेर नॉर्थ की पूरी की बात ही नहीं कर रहा। आपने अपने वार्ड को क्या दिया? आप कल मेरे साथ चलकर, मैं आपके साथ चलूंगा, ये जहां रहते हैं वहां आसपास का 2-3 किलोमीटर एरिया अपन देखेंगे, वो आप मेरे साथ चल के देखना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये जो प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व इनका इतना सम्मान करता है, अगर वहां जाकर भी दिखा दे कि ये व्यक्ति यहां रहता है, इसका काम देखो आप, तो इनका प्रदेश नेतृत्व भी इनको डांट लगाएगा। मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। आपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात की है, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इतने सारे जो निर्माण थे वो आना सागर के चारों तरफ कर दिए गए, अतिक्रमण हो गया। आना सागर झील जो 12 मील के दायरे में फैली थी, अब वो 13 किलोमीटर भी पूरी नहीं रह पाई है। ठीक है, मील और किलोमीटर बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, एक सवाल मेरा अहम है कि एनजीटी ने आदेश दे दिया 40 दिन के अंदर आप 7 वंडर्स और ये जो पाथवे है इसको तोड़ दो। इसमें जनता का काफ़ी पैसा लग गया, लेकिन अगर देखा जाए तो 50% ये, क्योंकि केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था और अजमेर के अंदर इसकी मूल अवधारणा परिवर्तित कर दी गई। 50% शेयर इसके अंदर केंद्र सरकार का था, 30% शेयर इसका स्टेट गवर्नमेंट का था और 20% नगर निगम का था। इसमें शेयर होल्डर तो, इसमें भागीदार तो प्रदेश सरकार भी थी। जब एनजीटी बन रहा था तो प्रदेश सरकार ने इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि 30% पैसा तो राजस्थान सरकार का भी लग रहा था। मुख्यमंत्री ने आकर इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन भी कर दिया, तब ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि अजमेर के साथ में कितनी नाइंसाफी हो रही है, अजमेर के साथ में कितनी बड़ी बर्बादी का काम किया जा रहा है? अजमेर की ये बर्बादी का कारण रहा है, मैं इस बात से सहमत हूँ। आज आना सागर को छोटा किया, इसी वजह से प्रत्येक घर में पानी भर रहा है, बड़ी समस्या है। लेकिन इसमें
स्थानीय प्रशासन और स्थानीय नेता जो शासन में है, उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। भागीरथ चौधरी जी सांसद, अनीता बघेल जी विधायक, देवनानी जी विधायक, नीरज जैन जी उप महापौर, ये सब लोग कहां थे? आप तो शासन में हो, आप तो यहां सत्ता में हो, अजमेर की सत्ता तो आपके पास में है। आपने कितनी बार प्रदर्शन किया, आपने कितनी बार विरोध किया? अगर आप में दम था तो अजमेर की जनता को साथ लेते और विरोध करते और प्रदर्शन करते। तो कांग्रेस ने भी किया, कांग्रेसी तो जानते थे ना कि ये गलत बन रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते थे कि अतिक्रमण पे बनाया जा रहा है, अतिक्रमण है राजस्थान की जो एक सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण झील है, उसका गला घोटा जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता भी तो जानते थे। क्यों नहीं रोका गया मुख्यमंत्री को इस गलत का एक हिस्सा बनने से? क्यों नहीं उनको बताया गया कि ये जो हो रहा है ये अजमेर के साथ अन्याय है? कैसे उनको आमंत्रित कर लिया गया वर्चुअल इनॉग्रेशन के लिए? जी, ये मैं आपकी बात, ये गलत है। मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया था। मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती जी और डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी दोनों को इसका कमेटी का सदस्य बनाया था। और जैसे ही ये सदस्य बने, दोनों सदस्य बनते देवनानी जी को पता नहीं कौन सी उल्टी हुई, कौन सा क्या हुआ उनको, तुरंत वो दिल्ली भागे। दिल्ली भागकर निवेदन किया अपनी केंद्र सरकार से, बोला ये दोनों व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के हैं, ये दोनों व्यक्ति स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मेंबर बन गए हैं, इन दोनों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। और दूसरे दिन इनको हटा दिया गया। अजमेर की जनता बेवकूफ नहीं है, अजमेर की जनता पढ़ी लिखी है, साक्षर जिला है, प्रथम साक्षर जिला राजस्थान का है। 100% अजमेर नॉर्थ की पॉपुलेशन शिक्षित है, 100% सारे व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और कोई विपक्ष का आदमी जो एक्स एमएलएज हैं, जो अभी शासन में किसी प्रकार का उनका योगदान नहीं है, किसी प्रकार से वो किसी पद पे नहीं है, सिर्फ एक्स एमएलएज हैं, अगर उनको सरकार ने मेंबर बनाया, राज्य सरकार ने, तो उनको हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सोचना चाहिए अजमेर को। उनको हटाने की जरूरत इसलिए पड़ी, मैं बताता हूं अजमेर को, उनको हटाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो जो कमीशन था स्मार्ट सिटी का, ठेकेदारों से जो कमीशन मिलना था, प्रशासन से जो कमीशन मिलना था, वो कमीशन कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने नहीं आ जाए, बाहिती जी और जयपाल जी इनकी पोल उजागर नहीं कर दे, इसलिए इनको तुरंत प्रभाव से यहां से निकालो इनको। और उन्होंने वही किया, उनको निकाला, उनकी कोई बात नहीं सुनी, उनको निकाल दिया तो निकाल दिया। हम क्या कर सकते हैं? आपके पास केंद्र में सरकार है, आप जो चाहो कर सकते हो। आप तो भारत को भी नाम दे रहे हो, इंडिया नाम हटा रहे हो, भारत कर रहे हो, तो आप बड़े लोग हो, आप इस देश में दुर्भावना फैलाने वाले और विकास को रोकने वाले सारे काम आप कर सकते हो, आपको आजादी है। और वही काम देवनानी जी ने किया। तो ये जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी है कि अजमेर को दंश किसने दिया और अजमेर को गुलाब किसने दिया। देखिए, परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है बीजेपी के द्वारा, क्या मानते हैं कि क्या है ये परिवर्तन यात्रा पर? आपकी सोच क्या है, राय क्या है? भाजपा की जो परिवर्तन यात्रा है, बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा है, मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों, मैं आपकी इस परिवर्तन यात्रा का पूरा समर्थन करता हूं। इस बार आपकी परिवर्तन यात्रा जरूर रंग लाएगी और राजस्थान में ऐतिहासिक परिवर्तन होंगे। और वो परिवर्तन ये होंगे कि राजस्थान में अब आजादी के बाद दूसरी बार लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा और जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, जो जनता को राहत मिल रही है, वो राहत लगातार मिलेगी। यही परिवर्तन होगा। इनकी परिवर्तन यात्रा कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है, कांग्रेस पार्टी की योजनाओं के समर्थन में है। ये कह रहे हैं जनता से कि इस बार परिवर्तन कीजिए, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस वाला परिवर्तन नहीं, इस बार एक परिवर्तन कीजिए, कांग्रेस को रिपीट कीजिए, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाइए और प्रदेश को स्वर्णिम काल की तरफ ले जाइए। 2030 में राजस्थान नंबर 1 बनेगा। देखिए, परिवर्तन यात्रा का मतलब ये भी तो हो सकता है क्योंकि प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की सरकार है और अगर राजस्थान में देखा जाए तो पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सांसद और विधायक खूब जीते हैं। तो आपको लगता है कि इस बार भी क्योंकि चेहरा मोदी का ही है, तो आपको लगता है ये परिवर्तन यात्रा कुछ उल्टा रंग दिखा सकती है कि प्रदेश स्तर से जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसको हटाकर बीजेपी का नेतृत्व आ सकता है? बीजेपी का नेतृत्व राजस्थान में अब बहुत, आप छोड़ दीजिए, राजस्थान में इस बार ये 50 सीटें भी ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी। 50 सीटें भी ले आए क्योंकि अशोक गहलोत साहब ने वो काम कर दिए जो ये सोच भी नहीं सकते, ये तो समर्थन नहीं कर सकते। मैं देवनानी जी को चैलेंज करके कहता हूं, अनीता बघेल जी को चैलेंज करता हूं, आप में है हिम्मत तो आइए बाहर, घर से निकलिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और ओपीएस का समर्थन करके बताइए, ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन करके बताइए, 500 रुपए में जो सिलेंडर मिल रहा है उसका समर्थन करके बताइए। है आप में हिम्मत? नहीं सहेगा राजस्थान,
क्या नहीं सहेगा? अरे अजमेर नहीं सहेगा आपको, बेवकूफों, आपके पैर के नीचे जमीन नहीं है, लेकिन आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारे पैरों से जमीन निकल गई है। भाजपा के पैरों से जमीन, इनके फोटो नहीं लग रहे। प्रदेश नेतृत्व में वसुंधरा जी की फोटो लग जाती है तो इधर से नेता प्रतिपक्ष भागता है, वो कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो मोदी जी की फोटो लगा दो, मैडम की मत लगाओ फोटो। तो ये लोग खुद तो लड़ लें, ये हमसे क्या लड़ेंगे? कर्नाटक में मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी, सारे लोग कर्नाटक में बैठे रहे, मुंह की खानी पड़ी। बजरंग बली करा, वहां पे बहुत कुछ करा, बजरंग बली ने ऐसा गोटा घुमाया कि इनको वापस पहुंचाया। और इंडिया का जब गठबंधन बना तो ये इंडिया का नाम बदलने लग गए। अरे बेशर्मो, क्या काम कर रहे हो आप लोग? किस दुर्भावना से काम कर रहे हो? क्या आपकी सोच है? क्या आपका विजन है? कितने लोगों को रोजगार दिया? 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। कितने युवा भटक रहे हैं, नशा कर रहे हैं, सुबह 4-4 बजे तक शराब पीते हैं, गलियों में घूमते हैं, अपराध करते हैं, जेलों में जाते हैं। ये अजमेर की दुर्गति है। क्या कर रहे हैं ये लोग? इनको क्या, मैडम आपने इंटरव्यू लिया था अनीता बघेल जी का, अनीता बघेल जी कह रही थी मैं प्रत्येक व्यक्ति से अपना पारिवारिक रिश्ता जोड़ लेती हूं, मुझे 20 साल हो गए, मैं पारिवारिक रिश्ता जोड़ लेती हूं। आज उनको पता है उनके क्षेत्र में कितना नशा हो रहा है, उनके जो बच्चे वहां नशे से मर रहे हैं, नशे से अपराध कर रहे हैं, वो बच्चों से आपने पारिवारिक रिश्ता नहीं जोड़ा। मर्म की बात करना अलग होता है और मर्म को समझना अलग होता है। तो मेरा इनसे यही कहना है, परिवर्तन इस बार केंद्र में होगा, कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया का गठबंधन वहां जीतेगा, इंडिया जीतेगा और राहुल गांधी जी देश के पीएम होंगे और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का सीएम होगा। यह मैं आपको चुनौती के साथ कह सकता हूं। और अगर है आप में हिम्मत तो ओल्ड पेंशन स्कीम का कल समर्थन कर दीजिए आके, आपको पता चल जाएगा ये लोग कितना कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को या जनता के प्रति जो योजनाएं होती है उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आपने पीएम पद का चेहरा बता दिया राहुल गांधी को, तो मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि प्रदेश में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, क्योंकि 2 हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी। पहले अशोक गहलोत जी इस बार सीएम बन गए थे, जबकि चेहरा दिखाया गया था युवाओं के तौर पर, युवाओं को आकर्षित करने के लिए सचिन पायलट का। तो इस बार कौन चेहरा बनेगा? नहीं, चेहरा कांग्रेस पार्टी के राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, अशोक गहलोत जी हैं, सचिन पायलट जी हैं, हमारे रघु शर्मा जी हैं, हरीश चौधरी जी हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, कवि लोकेश चारण कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, कांग्रेस पार्टी का धर्मेंद्र राठौड़ जी चेहरा है, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चेहरा है, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक वोटर चेहरा है। यहां कोई, हमें जरूरत नहीं है यहां सीएम उम्मीदवार किसी को खड़ा कर दे, हमें आवश्यकता नहीं है। हमारे विधायक दल के जो नियम है, कांग्रेस पार्टी अपने संविधान से चलती है, अपने संविधान से अपना विधायक दल पे अपना नेता चुनती है, उसे मुख्यमंत्री बनाते हैं। इस पर तो सोचने की कोई बात नहीं है। अभी एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को काम करना है, सब लोग एकजुट हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान में सरकार बनाएंगे, फिर पूरे देश में सरकार बनाएंगे। राष्ट्र कवि लोकेश चारण, युवा नेता लोकेश चारण, मनोनीत पार्षद लोकेश चारण, मैं ये आपकी उपलब्धियां बता रही हूँ। आप युवा भी हैं तो युवाओं का दर्द भी अच्छे से समझते हैं। युवा इस समय बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, पेपर लीक, बैक टू बैक पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं की समस्याओं का कहीं समाधान नहीं है। और अगर अवसाद में जाकर नशे का सहारा ले तो जिंदगी पूरी तरह से वैसे ही बर्बाद है। 2 समस्याएं मैं आपके सामने रख रही हूं और मैं चाहती हूं कि आप मुझे ये बताएं कि इनका समाधान आपकी नज़र में क्या हो सकता है। एक नशे की समस्या है, दूसरी ये जो बैक टू बैक पेपर लीक होने की वजह से युवाओं में जो बेरोजगारी फैल रही है उसकी समस्या है। सबसे पहले मैं पेपर लीक पे बात करता हूं। भाजपा बहुत कहती है पेपर लीक पेपर लीक। पेपर लीक जितने भी हुए हैं, रीट की परीक्षा अशोक गहलोत साहब ने वापस करवाई, आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो चेयरमैन था उसको हटाया, उसको पद से विमुक्त किया। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने हमारे बाबूलाल कटारा आरपीएससी के जो थे, भ्रष्ट थे, जब कांग्रेस पार्टी को यह पता चला, क्या एंटी करप्शन राजस्थान सरकार के अधीन है, राजस्थान सरकार चाहे तो कार्रवाई करवाती है, लेकिन अशोक गहलोत जी कितने संवेदनशील मुख्यमंत्री है, या फिर कितने आप कह सकते हैं कितने ट्रांसपेरेंट मुख्यमंत्री, जो ये कहते हैं कि मैं ना एसीबी में कोई बातचीत करता हूं, ना मैं न्यायपालिका में कोई इंटरफेयर करता हूं, मैं इन 2 डिपार्टमेंट को, मैं एजेंसियों को छेड़ता ही नहीं हूं। तो एसीबी ने जब इसको ट्रैप किया, बाबूलाल कटारा को जेल भेजा, उसको, आरपीएससी का सदस्य था, उसके बाद में कानून लेकर आए, रीट कोई सा भी पेपर आप आउट हो जाए उस पर उम्र कैद की सजा है, उम्र कैद की। प्रथम राज्य है पूरे हिंदुस्तान में जहां उम्र कैद हो रही है, प्रथम राज्य गुजरात। मैं काम करके आया गुजरात में, वहां तो पेपर लीक करने वाले खुद मंत्री और संतरी हैं, मंत्री आरोपी हैं वहां पेपर लीक करने में, वहां सरकार के लोग पेपर लीक कर रहे हैं। तो ये कौन सी बात करते हैं पेपर लीक? पेपर लीक पे हमने कानून बनाए,
पेपर लीक पे अशोक गहलोत साहब ने जेल भेजा, गोपाल केसावत राज्य मंत्री ट्रैप हुआ, जेल में है। क्यों है? झूठी नौकरी का झांसा दिया है ना जेल में। कांग्रेस पार्टी का आदमी था वो, लेकिन फिर भी जेल में है। क्यों है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीयत अच्छी है, कांग्रेस पार्टी काम करना चाहती है, इस वजह से जेल में है। दूसरी समस्या नशे की भी है। नशे की समस्या भी युवाओं में बहुत ज़बरदस्त है। अजमेर में अगर कहीं देखा जाए तो युवा नशे का इस कदर शिकार हो रहे हैं कि हम हमारी युवा शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जी, आप मुद्दा मुझसे पूछ रही थी कि आपका क्या रहेगा, तो सेकंड में बता नहीं पाया था। मैं ये बताता हूं, अजमेर हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे अभी नशे में सबसे ऊपर है। अगर कोई भी व्यक्ति अजमेर का जो ये सुन रहा है, ये बात जरूरी है, दूसरे नंबर पे अजमेर नशे की लत में हिंदुस्तान में दूसरे स्थान पे है। प्रथम पे गोवा है, दूसरे पे अजमेर है। तो अजमेर दूसरे स्थान पे है, तो ये अपने आप में यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो बधाई के पात्र हैं। दूसरा ये है, अजमेर ये सब छोड़ दीजिए, शराब हो गई, सिगरेट हो गई, ये सारा काम तो अलग है, सेकेंडरी है ये। लेकिन बड़े जो नशे होते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं, वो नशे अजमेर में हो रहे हैं। अजमेर में बड़े बड़े, अभी आदर्श नगर थाना में डोडा पोस्ट की खेप मिली, अभी पुष्कर में आप कितना नशा है, अजमेर उत्तर में कितना नशा है। इतना नशा हो गया है, युवा शिक्षा से भटक चुका है, अपने मिशन से भटक चुका है, रोजगार से भटक चुका है, और वो जा रहा है नशे की तरफ। किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक आंदोलन किया हो अजमेर में, मुझे आप बता देना। अजमेर के लोगों, अगर आप सुन रहे हो, मुझे ये बताना, कमेंट करके बताना कि किस व्यक्ति ने नशे के लिए यहां आवाज उठाई। किसी भी व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई। और ऊपर से जब चुनाव आते हैं तो शराब बांट बांट के नशे की लत में युवाओं को डालते हैं, युवाओं को पैसे देकर उनसे काम करवाते हैं, उस पैसे से युवा नशा करता है। क्या आपने कभी सोचा कि उस युवा को अगर मैं शिक्षा दे दूंगा, उस युवा को अगर मैं अच्छे संस्कार दे दूंगा, अगर उस युवा को मैं रोजगार दे दूंगा, तो वो व्यक्ति नशे की तरफ कभी अग्रसर नहीं होगा। आज उन बच्चों के संबंध नहीं होते हैं, वो अपराध में जाते हैं, जेलों में बैठे रहते हैं, सुबह 4-4 बजे 5-5 बजे तक शराब पीते हैं। उसके बाद में जब उनको शराब लग जाती है शरीर को, जब ऐसे हो जाते हैं, मदहोश हो जाते हैं, या ऐसे कि अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, तब वो करते हैं अपराध। और पूरी मंडली के साथ 8-10 लोग मिलकर साथ बैठ के पीते हैं, उसके बाद में वो अपराध करते हैं और 8-10 लोग जेलों में सड़ते हैं, 8-10 लोग परिवार बर्बाद होते हैं। इस पर किसने आवाज उठाई? इस पर मैं आवाज उठाऊंगा। अगर मुझे विधायक बनाती है अजमेर की जनता, तो मेरा अजमेर की जनता को यह वचन है, मैं सर्वप्रथम अगर सबसे पहला अगर कोई काम करूंगा तो पानी, और उसके बाद में नशे के लिए पद यात्रा करनी पड़े तो पद यात्रा, आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन, युवाओं के लिए अगर अलग से मोटिवेशनल वो लगाने चाहें हम शिविर, तो वो लगाने चाहें तो वो, लेकिन इस नशे की लत से इस अजमेर को आजाद कराना है। प्रशासन को भी कहना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे नशा कर रहे होते तो आप उनके प्रति क्या अपना व्यवहार रखते? तो प्रशासन को भी इसके लिए सचेत होना चाहिए। प्रशासन को भी नींद में नहीं सोना चाहिए, कुंभकर्णी नींद अभी आपने जो कहा उसमें नहीं सोना चाहिए। प्रत्येक जनप्रतिनिधि, प्रत्येक पार्षद, प्रत्येक पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच, सबका ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र को नशा मुक्त रखें और युवाओं को शिक्षा की ओर अग्रसर करें, रोजगार की ओर अग्रसर करें, ना कि नशे की ओर। ये मेरा मिशन है और इस मिशन के लिए हम निकलेंगे, और विधायक बने तो भी निकलेंगे, नहीं बने तो भी निकलेंगे। नशे से अजमेर को आजाद कराना है। देखिए, राजकुमार जयपाल जी जो हैं वो पेशे से डॉक्टर भी हैं, और उनका भी सपना है कि अगर वो विधायक बनते हैं तो अजमेर दक्षिण क्षेत्र में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खुलवाना चाहेंगे। हम सम्मान करते हैं उनकी सोच का और आपकी भी सोच का। बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी ने ये नारा दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार, रेप की घटनाएं सबसे ज़्यादा हैं, अग्रणी हैं। शांति धारीवाल जी स्टेटमेंट दे चुके थे एक बार, अब ये कह लीजिए स्लिप ऑफ टंग था, जबान फिसल गई कि उन्होंने कह दिया था राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। तो क्या परिभाषा होगी मर्दों की? महिलाओं के साथ में, बेटियों के साथ में, छोटी छोटी बेटियां जो कि इस चीज़ को बिल्कुल समझती नहीं हैं, जिन्होंने अभी दुनिया में जस्ट आंखें खोली हैं, उनके साथ में इतनी विभत्स घटनाएं हो रही हैं। तो क्या लगता है कि अब इस पर रोक लगनी चाहिए? और अगर लगनी चाहिए तो आप सिर्फ एक कार्यकर्ता होने के नाते या एक सिर्फ अजमेर का आम नागरिक होने के नाते इस दिशा में क्या कदम बढ़ाएंगे? जी, मेरा ये रहेगा, राजस्थान में जितनी भी ये घटनाएं हुई हैं, घटना होना अलग बात है और उस पर मुजरिमों पर
अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होना अलग बात है। राजस्थान में फास्ट ट्रैक कोर्ट चलते हैं, राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति को सजा मिली है। ऐसा कोई महिलाओं के प्रति अत्याचार, एक अत्याचार बीजेपी के लोग मुझे कल बता दें कि ये एक अत्याचार है, इसमें थोड़ा देरी हुई हो या फिर इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई या इसमें सजा नहीं मिली हो, फांसी तक की सजा दिलवाई है, फांसी तक की। और अभी जो एक घटना अभी सामने आई, एक वीडियो वायरल हुआ, और ऐसी घटनाएं सभ्य समाज में हम लोग कह भी नहीं सकते। और मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि राजस्थान में ऐसी घटना होती है, वीर भूमि में, जहां वीरांगनाएं हुई, जहां हमारे पन्नाधाई जैसी मां हुई, जहां पर मीराबाई जैसी हुई, जहां पर पद्मिनी जैसी औरतों ने, रानियों ने जोहर किया। ये ऐसी पृष्ठभूमि, राजस्थान का इतना ऐतिहासिक प्रदेश, उस प्रदेश में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सर तो शर्म से झुकता ही है, सर तो शर्म से झुकता ही है और पीड़ा भी होती है। लेकिन मैं अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने वो जो घटना हुई, उस घटना पे वो वहां पहुंचे, उस बच्ची से मिले, उसको हौसला बढ़ाया, 10 लाख रुपए उन्होंने उसके लिए एफडी करवाई और उसको बोला इलाज में उसकी मदद करी, हर व्यक्ति करा। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, बीजेपी वाले करते हैं, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। दूसरी इससे अलग अगर बात करते हैं, मणिपुर की अपन बात करते हैं। मणिपुर में जो हुआ, मणिपुर में मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं और देवनानी जी से कहता हूं ये बात, अगर है आप में हिम्मत तो मोदी जी से ये बात कहिएगा जब मिलते हो आप। देवनानी जी, मणिपुर में क्या हुआ था? मणिपुर में कारगिल के योद्धा राज्यवर्धन राठौर, जो आपके व्यक्ति हैं बीजेपी के सांसद जयपुर ग्रामीण से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राजस्थान के लिए, लेकिन उस व्यक्ति को इतनी शर्म नहीं आई कि उसके साथ में, जैसे कलीग हैं आप और अनीता बघेल जी, वैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर के साथ में कारगिल का युद्ध लड़ने वाले उनके साथी, उनकी पत्नी को नग्न अवस्था में, सभ्य मंच में खड़े होकर बोल भी नहीं सकते, उसकी पत्नी को नग्न अवस्था में घुमाया गया। 100-200 लोग उसके पीछे थे। उस महिला के साथ में क्या क्या अपराध नहीं हुए? आप मुझे देवनानी जी और राज्यवर्धन राठौर जी ये बता दें, आप में इतनी शर्म थी कि आप उसकी आवाज उठा सकते? नरेंद्र मोदी जी राखी बंधाने जरूर पहुंच जाते हैं, सेना के पास में दिवाली मनाने पहुंच जाते हैं। ये दिवाली मनाने से काम नहीं चलेगा, ढोंग करने से काम नहीं चलेगा। कारगिल योद्धा की जो पत्नी मणिपुर में अपमानित हुई, उसके लिए आपने क्या किया? मुकदमा दर्ज करने की बात आई तो वहां का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं क्या मुकदमा दर्ज करूं, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हुई है। अरे बेशर्मो, ये कांग्रेस को कोसने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी ने जो कानून दिए 2014 में, दामिनी कांड के बाद में, निर्भया कांड में, हमारे जो दिल्ली में हुआ था उसके बाद में, जो कांग्रेस पार्टी ने, सुशील कुमार शिंदे और मनमोहन सिंह जी ने जो दिया, उठाकर देख लेना, उसके बाद में एक भी संशोधन इन लोगों ने किया हो तो वही उन्हीं कानूनों से आज इन बलात्कारियों को और इन बेशर्मों को सजाएं मिल रही है। ऐसे लोगों को जो समाज के लिए कलंक हो गए, उन लोगों को अगर सजाएं मिल रही है तो वो आज भी मनमोहन सिंह के विजनरी लीडर से मिल रही है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी की देन है आज, लेकिन उसका इस्तेमाल होना चाहिए ना। मणिपुर में इस्तेमाल क्यों नहीं करता फास्ट ट्रैक कोर्ट का? देखिए, आपने कहा कि शर्मिंदा होना चाहिए बीजेपी के नेताओं को, लेकिन अशोक गहलोत के इसी कार्यकाल में इन्हीं के मंत्री शांति धारीवाल ने तो विधानसभा में कह दिया था राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। जी, मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। अगर उन्होंने ये बयान दिया है ये, हाँ, अगर ये बयान उन्होंने दिया है तो मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। हो सकता है वो उनकी निजी राय हो या फिर उनकी जबान फिसल गई हो। आपने जैसा कहा, मैं कोई लाग लपेट वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं बुलंद बोलने वाला व्यक्ति हूं, मैं कवि हूं। तो समाज में आईने का काम करते हैं हम लोग, सही को सही, गलत को गलत बोलना पड़ता है हम लोगों को। तो कवि होने के नाते मैं शांति धारीवाल जी के इस स्टेटमेंट का कोई समर्थन नहीं करता हूं, और ऐसे स्टेटमेंट देने से बड़े लोगों को बचना चाहिए और छोटे लोगों को भी बचना। मैं जरूर छोटा कार्य करता हूं, लेकिन मेरा इस पार्टी पे हक उतना ही है जितना नेताओं का है। जरूर नेता जरूर पूर्व हो जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं होता है। कार्यकर्ता हमेशा वर्तमान रहता है, और वर्तमान कार्यकर्ता होने के नाते मैं नसीहत दे सकता हूं कि प्रत्येक बड़े नेता को भी कम से कम ऐसे मामलों में, ऐसे संवेदनशील मामलों में ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। देखिए, आपने कहा जबान फिसल गई होगी, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुख्यमंत्री की भी कई बार जबान फिसल गई है, कई बार ऐसे विवादित बयान दे दिए, और अभी हाल ही में जुडिशरी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। अधिवक्ता वर्ग जो था वो इस पर काफी नाराज था, ठीक है, बाद में अपने शब्द वापस लिए और जबान फिसल गई। ये आप जब एक जिम्मेदार पद पर मौजूद हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर काबिज हैं, तो आप विवादित बयान देने के बाद में आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जबान फिसल गई थी, क्योंकि आप कई लोगों का आदर्श होते हैं, कई लोग आपको फॉलो कर रहे हैं।
तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर जाते हैं और चुनावों के वक्त में या सामान्य समय में देखा जाए तो पार्टी की छवि इससे खराब होती ही है? नहीं, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब जो हैं, मुझे उनका बयान आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया होगा। वो बहुत सीनियर लीडर हैं और वो बहुत समझते हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे 3 बार और अभी बहुत अच्छा काम किया है। तो मुख्यमंत्री जी का तो मैं ये कह सकता हूं, उन्होंने संवेदनशील मामलों में कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। संवेदनशील मामलों में मुख्यमंत्री जितना संवेदनशील कोई नहीं हो सकता। अभी शायद कल का ही वो एक प्रोग्राम था सीएम साहब का, उनको कोई महिला उनको यूं पेपर दिखा रही थी और ऐसे कर रही थी, तो मुख्यमंत्री जी ने उस महिला को सिक्योरिटी से दूर नहीं भगाया, उस महिला को उठाया और अपने पास कुर्सी पे बिठाया पीछे और अपने सिक्योरिटी को भेज के बोले इसकी समस्या क्या है, समस्या सुनो, समाधान करो। तो इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री मिलना और ऐसी पहल करना बहुत बड़ी बात होती है कि आपका कोई विरोध कर रहा है तो उस व्यक्ति से आप मिलो, आप उससे मिलो और उसको अपने मंच पे बिठाओ, अपने पास बिठाओ। तो इतना संवेदनशील मुख्यमंत्री कभी गैर जिम्मेदाराना बयान दे ही नहीं सकता। आखिर में एक छोटा सा सवाल, 2 लाइन का जवाब। अगर टिकट नहीं मिलता है विधायक पद के लिए तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? कांग्रेस पार्टी को जिताना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना है और उसके बाद में इन ताकतों से भी लड़ना है जिन्होंने आज देश का माहौल खराब किया है, जिसने भाईचारे को खराब किया है, जिसने शिक्षा को खराब किया है, जिसने रोजगार को खराब किया है, जिन्होंने इस देश की अस्मिता और गरिमा को खराब किया है, जिन्होंने इस देश का अपमान पूरे विश्व में किया है और जिन्होंने इस पूरे विश्व को यह बताया कि हमारा जो देश है, इनके नुपुर शर्मा के एक बयान से हमारे उपराष्ट्रपति का डिनर रुक गया था और ये बात करते हैं कि हम लोग झंडे गाड़ रहे हैं, हम विदेशों में परचम ले रहे हैं। आपकी एक महिला प्रवक्ता की वजह से उपराष्ट्रपति का डिनर कैंसिल हो जाना किसी दूसरे देश में, इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? मणिपुर पे पूरे विश्व ने इनको किया। कोरोना में क्या हुआ? कोरोना में कितनी लाशें यहां पर पड़ी रही, किस प्रकार से दुर्गति हुई? आपके अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा 50 लाख मौतें हिंदुस्तान में हुई। तो आप क्या इनसे उम्मीद कर सकते हो? तो इन सबको यहां से भगाना प्रत्येक हिंदुस्तानी का कर्तव्य होना चाहिए, प्रत्येक इंडियन का कर्तव्य होना चाहिए, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए कि अब इन लोगों से आजाद पाएं, निजात पाएं और देश को साइंस और टेक्नोलॉजी और शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ इसमें आगे ले जाएं, तभी इस देश का विकास संभव है और भाईचारा कायम रह पाएगा। ये थी खास मुलाकात मनोनीत पार्षद और राष्ट्र कवि लोकेश चारण के साथ में, जो एक सकारात्मक विजन के साथ में अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्र कम हो सकती है, अनुभव भी कम हो सकता है, लेकिन हौसले बुलंद हैं। इन्हीं हौसलों को डेजर्ट एक्सप्रेस की तरफ से शुभकामनाएं। द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ मैं मनीषा शर्मा।